नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम और आप चर्चा करने वाले हैं सटीक कृषि के अंदर हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। यानी कि प्रेसिसिव फार्मिंग के अंदर हम किस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। ये आज सटीक कृषि के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। इसके लगभग 40 से 45 मिनट के 2 से 3 सेशन होंगे, तो हम इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे हमारे बड़े क्वेश्चन के अंदर भी प्रश्न पूछे जाता है और न्यू टाइप के अंदर और डेफिनेशन के अंदर भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इनको डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी कहते किसे हैं और ये किस टर्म से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये हमें पता होगा, तो उसके बाद में हम धीरे धीरे इससे जो चीज़ें रिलेट होगी उनको आगे से आगे धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी शब्द है जो किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है। तो नैनो टेक्नोलॉजी है जो किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है साथियों, ग्रीक भाषा के शब्द। ये किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो जाएगा नैनो प्लस टेक्नोलॉजी। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, नैनो और टेक्नोलॉजी, जिसमें नैनो का अर्थ होता है सूक्ष्म या माइक्रो, जिसमें नैनो का अर्थ क्या होता है, माइक्रो, और टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है इसमें टेक्निक। क्या हो जाएगा, टेक्निक, ठीक है ना। ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है। नैनो का अर्थ होता है माइक्रो या सूक्ष्म, और टेक्नोलॉजी का अर्थ हो जाएगा टेक्निक, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर तकनीकी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तकनीकी हो जाएगा। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है हमारा क्या, नैनो टेक्नोलॉजी। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो अब इन दोनों के आधार पर हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह तकनीक जिसकी सहायता से सूक्ष्म कणों को आपस में जोड़कर, ऐसी तकनीक जिसमें क्या किया जाता है, ऐसी तकनीक जिसके अंदर सूक्ष्म कणों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जिससे ये जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है और उनका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। उस तकनीक को हम क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये हमें याद रखना है। क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, जब क्या किया जाता है, जो सूक्ष्म कण होते हैं या माइक्रो पार्टिकल जो होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं, सूक्ष्म जो कण होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं, इनको क्या किया जाता है, जब टेक्निक की सहायता से इनको क्या किया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। जब टेक्निक की सहायता से इन दोनों को आपस में इनको मिला दिया जाता है, तब इनमें क्या होता है, टेक्निक की सहायता से जैसे हम इनमें मिलाते हैं तो इनमें क्या होता है, एक तो क्या होता है फिजिकल प्लस केमिकल, ठीक है ना। इनका क्या होता है, जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम टेक्निक की सहायता से इनको आपस में मिलाते हैं तो इनमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल जो इनकी प्रॉपर्टी होती है उनमें परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही परिवर्तन होता है तो इनका क्या हो जाता है, इनका सतही या पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस पूरी क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, इस पूरी क्रिया को हम नैनो टेक्नोलॉजी नाम देते हैं, ठीक है ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, वह तकनीक जिसकी सहायता से सूक्ष्म कणों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से सूक्ष्म कणों के जो भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इस पूरी तकनीक को हम नैनो पार्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। उम्मीद आप सभी को डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं ये जो नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है, इससे रिलेटेड हमें 4-5 बातें पता होनी चाहिए, यानी कि इसके हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था, भारत में इसको नैनो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। ये 4-5 बातें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो टर्म है, ये टर्म किसने दिया था, नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है, ये टर्म किसने दिया था। तो ये टर्म हमें याद रखना है, एक वैज्ञानिक हुए थे, 1974 की बात है। 1974 में जापान के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये टर्म दिया था 1974 के अंदर। जापान के वैज्ञानिक थे, उनका नाम है यहाँ पर नोरिया, इनका जो नाम है वो हो जाएगा नोरिया तानीगुची। क्या हो जाएगा, नोरिया तानीगुची। क्या हो जाएगा, नोरिया तानीगुची के द्वारा ये टर्म दिया गया था सबसे पहले। तो कब दिया गया था, 1974 में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था, नोरिया तानीगुची एक वैज्ञानिक थे जापान के, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया था 1974 के अंदर। ये हमें याद रखना, ठीक है। किसने दिया था, 1974 में नोरिया तानीगुची ने दिया था। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, तो जो जापान जो देश है, जापान के पास में 2 देश है, उत्तरी कोरिया, एक दक्षिणी कोरिया। क्या है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो उसके अंदर जो कोरिया शब्द आ रहा है उससे आप याद रखना, कोरिया से क्या हो जाएगा, नोरिया। अगर नोरिया याद रह जाएगा तो आपको तानीगुची याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है तो भी आप आराम से लिख सकते हो। अगर नोरिया याद आ जाएगा तो भी वो सही रहेगा, और तानीगुची आपको इससे रिलेटेड आप करके कुछ लिख सकते हो। नोरिया तानीगुची ऐसा कुछ नाम था, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो आप इसका नाम वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अब इंडिया की बात करें। इंडिया की किसकी बात करें, इंडिया की, भारत की बात करें। तो भारत में हमारे देश के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो पितामह कहा जाता है वो कहा जाता है इसमें CNR राव को। CNR राव को क्या कहा जाता है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का पितामह कहा जाता है, ठीक है ना, जनक।
ठीक है ना। इसका जनक माना जाता है भारत में, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है तो CNR को इनका जनक माना जाता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी जो ये होती है, नैनो का इसका जो इसमें साइज कितना होता है, साइज यानी आकार की बात करें तो इसका साइज होता है 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है, ये याद हमें रखना है। यानी कि नैनो पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज कितना होता है तो 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के साथ में थोड़ा और हम आगे बढ़े तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक क्या करता है तो कई विषयों को अपने साथ में लेकर चलता है, कई विषयों को आपस में जोड़ता है, कई विषयों को आपस में ये क्या करता है जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, ये हमें याद रखना, आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। ये क्या करता है कई विषयों को आपस में जोड़ता है। कई विषयों को कैसे जोड़ता है, जो नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है ये कब कंप्लीट होगी, जब हमें 4-5 विषयों के बारे में नॉलेज पता होगा, तब जाकर हमारा नैनो टेक्नोलॉजी किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यदि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर उसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 4-5 बातों का पता होना चाहिए। पहला, यदि अगर हमें जो बायोलॉजी है, अगर बायोलॉजी के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है तो हमारा जो नैनो टेक्नोलॉजी जो टेक्निक है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसके अंदर हमें फिजिक्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, इसके अलावा हमें इन्वायरमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, और इसका हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर ये जो 4-5 जो सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी सब्जेक्ट को आपस में क्या करता है, आपस में जोड़कर चलता है। यानी कि इन सभी सब्जेक्टों के बारे में अगर हमें पता है तब जाकर हमारा उद्देश्य की पूर्ति होगी और उसके अंदर हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। इसी प्रकार हम बात करें जब हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी क्या है, कई विषयों को आपस में जोड़ता है। जैसे उसके अंदर जब हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम साइंस भी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम भूगोल के बारे में भी पढ़ते हैं, और इसके अलावा उसके अंदर हम ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान के बारे में भी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम एग्रोनॉमी के बारे में भी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम सॉइल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हम कई प्रकार के उसके अंदर विषयों के बारे में पढ़ते हैं। इसी कारण से इकोलॉजी इन्वायरमेंट और नैनो टेक्नोलॉजी दोनों जो है वो कई विषयों को आपस में जोड़कर चलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका इंट्रो है, यानी कि कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका ओवरऑल आखिरकार कहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर इसका कहाँ पर इसका कार्य क्षेत्र है जहाँ पर इसका वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम नैनो टेक्नोलॉजी के फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। ओवरऑल देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम अपने एग्रीकल्चर के अंदर लोड कराएंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले ओवरऑल फंक्शन देखेंगे, उसके बाद में हम एग्रीकल्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे अब बात करते हैं इसके कार्य की बात करें तो ओवरऑल बात करें तो इसका कार्य कहाँ पर या नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। पहला तो लिया जाता है इसका उपयोग मेडिसिन सेक्टर के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं दवाओं का इनके निर्माण में लिया जाता है। दूसरा डिफेंस सेक्टर के अंदर यानी रक्षा कार्यों के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तीसरा हम बात करें स्पेस सेक्टर, यानी कि हम कह सकते हैं जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तब हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। नंबर 4 बात करें एग्रीकल्चर के अंदर करते हैं हम, एग्रीकल्चर के अंदर नैनो फर्टिलाइजर हो गया, इनका नैनो पेस्टिसाइड, नैनो वीडिसाइड, इन सबको बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें इन्वायरमेंट स्टडी के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें यदि हमें समुद्र के अंदर या फिर हम कह सकते हैं भूगर्भ के अंदर कौन कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है उनका अध्ययन में हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो कई सारे क्षेत्रों में इसका हम उपयोग करते हैं। जो मैंने नाम बताया ये नाम आपको याद रखना है, इनका नाम अगर एग्जाम के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में प्रश्न आता है तो ये नाम आपको उसमें लिखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम पर्पज की दृष्टि से एग्रीकल्चर के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में हमें याद रखना है। बाकी दूसरी चीज़ों को हम स्किप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें आता है हमारे कार्य की बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा, अगर नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है तो हम क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर हम कर सकते हैं क्या, स्मार्ट मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास में नैनो टेक्नोलॉजी है तो हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यानी कि आपने सुना होगा माइक्रो कैमरे के बारे में सुना होगा, जो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो कैमरे की बात ही कार्य करने लगते हैं। पहले के जो जमाने में जो कैमरा आते थे वो बड़े आते थे और सभी को दिखाई देते थे, लेकिन आज के समय में जो कैमरा आते हैं वो बिल्कुल माइक्रो कैमरा आते हैं, और उन माइक्रो कैमरे की सहायता से हम आसानी से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं और किसी भी चीज़ पर मॉनिटरिंग निगरानी करने का कार्य कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। किसकी सहायता से, अगर हमारे पास में नैनो टेक्नोलॉजी है। जैसे आप मॉनिटरिंग हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो इसके अंदर क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसके अंदर हम इन्वायरमेंट में क्या ऊपर उतार चढ़ाव हो रहा है उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो पशु जो मवेशी हैं उनके मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इस प्रकार कीट रोगों की इनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो हम मॉनिटरिंग आसानी से कर सकते हैं इनके बारे में, ठीक है ना। नंबर 2 बात करें तो नंबर 2 हम यूज़ करते हैं किसमें, प्रेसिशन फार्मिंग में, ठीक है ना। प्रोसेसिंग फार्मिंग में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया मॉनिटरिंग में हो गया, तो ये किसके अंदर आ जाता है, हमारे प्रोसेसिंग फार्मिंग के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर हमारे इसके अंदर हाई, या फिर हम कह सकते हैं पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी
बढ़ाने में, यानी कि हम कह सकते हैं इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पर हेक्टेयर का अंदर हम अधिक से अधिक उत्पादन या उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। किसकी सहायता से, हम नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से। जैसे हम बात करें पर हेक्टेयर हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो नैनो यूरिया का अगर हम उपयोग करेंगे तो उसका क्या होता है, सतही क्षेत्र पर ज़्यादा। अभी हम इसके नैनो टेक्नोलॉजी के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके क्या कैरेक्टर होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि पर हेक्टेयर हम प्रोडक्टिविटी को कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हम उसमें समझ लेंगे इसको। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 4 हो जाएगा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको हम प्रमोट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। उसके अंदर जिस प्रकार का हमें हेरफेर करना है उस प्रकार का हम हेरफेर करके प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये 4-5 तरीके से हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कृषि के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कर सकते हैं, जैसे हम बात करें सीड साइंस के अंदर इसका उपयोग करते हैं हम, यानी कि जो सीड होते हैं उनको डेवलप करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम सॉइल एनालिसिस के अंदर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें मृदा सॉइल सुधार के, या फिर हम कह सकते हैं मृदा सुधारक के रूप में हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। तो कई प्रकार से हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। हिंदी में अगर कोई लिखना चाहो तो इसको लिख लेना आप, स्मार्ट मॉनिटरिंग के रूप में प्रोसेसिंग फार्मिंग सटीक कृषि हो जाएगा। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा, यानी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ा सकते हैं हम, और पादप वृद्धि को हम वृद्धि कर सकते हैं। पादप की जो वृद्धि है उसको हम और अधिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के कहाँ पर हम एग्रीकल्चर के अंदर उपयोग करके अधिक प्रोडक्ट या हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 सेक्टर के अंदर, 4 कार्यों के अंदर हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसके प्रमुख गुण की बात करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है इसके प्रमुख गुणों की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, इसका अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका जो साइज होता है। जो नैनो टेक्नोलॉजी इसका साइज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होता है। नंबर सेकंड बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा इसका क्या होता है, पृष्ठीय या सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब ये पृष्ठीय क्षेत्र कैसे ज़्यादा होता है तो हम थोड़ी देर बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे, जब हम इसके टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी है इसकी भी 2 टेक्निक होती है, उन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पृष्ठीय क्षेत्र किस प्रकार से ज़्यादा होता है। मैं वहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर 3 बात करें जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये क्या है हमारे, इसके और कैरेक्टर हो जाएगी बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी के पहला तो हो जाएगा इसका साइज हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्र पर ज़्यादा होता है। और इसके नेक्स्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, एक्टिविटी ज़्यादा होती है। एक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बहुत ही सूक्ष्म कण क्या होते हैं आपस में मिले हुए रहते हैं। अगर जितने ज़्यादा कण आपस में पार्टिकल पास में रहेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी और उनकी कार्यशीलता क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो उनके अंदर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उनमें क्या होगा, जो उनके जो फंक्शन यानी कि कार्य करने की जो दर होगी, फंक्शन रेट या कार्य करने की जो दर होगी, कार्य दर क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी। ये इसके प्रमुख कैरेक्टर होते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर हमें याद रखना है। पहला इसका साइज कितना होता है ये याद रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अलावा इसमें जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इनमें जो कार्य की जो दर होती है वो उतनी ज़्यादा होती है और उतने ज़्यादा वो क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। ये हमें याद रखना है। ये इसके प्रमुख कैरेक्टर होते हैं या गुण होते हैं, ये हमें याद रखना है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी के जो प्रमुख टेक्निक है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रमुख 2 टेक्निक है उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे फंक्शन हो गए, इसके कैरेक्टर हो गए। अब आता है इसके अंदर हमारे इसकी डिफरेंट टेक्निक या इसकी तकनीक है। तकनीक की बात करें तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसकी साथियों 2 टेक्निक है। 2 टेक्निक हमें पढ़ना है। एक तो 2 टेक्निक होती है इसकी, कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है इसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच, एक तो होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है दूसरी टेक्निक का नाम है बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी 2 टेक्निक होती है, उन दोनों टेक्निक के बारे में हमें याद रखना है। पहली तो हो जाएगी इसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है ना, टॉप डाउन अप्रोच। और एक होता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है ना। ये इसके अंदर, ठीक है ना। इसकी ये 2 टेक्निक होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है ये दोनों टेक्निक का नाम याद रखना है। एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी की जो टेक्निक है उनके बारे में लिखिए। तो इसकी 2 टेक्निक होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। अब ये क्या होता है, सबसे पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं। टॉप का अर्थ क्या होता है, ऊपर, और डाउन का अर्थ होता है नीचे, यानी कि ऐसी तकनीक जिसमें क्या होता है जो सूक्ष्म कण होते हैं या जो बड़े कण होते हैं उनको तोड़ते नीचे लेकर आते हैं, ऐसी टेक्निक को हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, तो जब सूक्ष्म कणों को आपस में, और कई सारे सूक्ष्म कणों को जब बिखरे जो कण होते हैं उनको जब आपस में मिला लिया जाता है, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच के नाम से उसको हम जानते हैं। अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें इसमें साथियों, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम बात करें इसमें क्या किया जाता है, जो बड़े अणु होते हैं, इसमें क्या होता है, जो बड़े अणु
बड़े अणु जो होते हैं, बड़े अणु को क्या किया जाता है, तोड़कर, बड़े अणु को तोड़कर छोटे अणु में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, छोटे अणु में बदला जाता है। उस टेक्निक को क्या कहते हैं हम, टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें हम टॉप डाउन अप्रोच की, तो इसमें क्या क्या, जैसे आप उदाहरण के रूप में मान लीजिए शक्कर है, चीनी मान लीजिए, चीनी के क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। एक इसके अंदर क्या किया जाता है, तो जो बड़े जो अणु होते हैं, जैसे बड़े अणु के रूप में आप चीनी मान लीजिए, शक्कर मान लीजिए, अब जब आप चीनी को खाते हैं तब जो दानेदार जो चीनी होती है वो आपको मीठी लगती है, और तुलनात्मक रूप से जब हम उसको पीस कर खाते हैं, जब उसको हम क्या करेंगे, उसको बिल्कुल बारीक कर देंगे, पीस कर बिल्कुल मिक्सर के अंदर पीस कर उसको बिल्कुल बारीक कर देंगे, और वो बिल्कुल हमारे पाउडर का नुमा हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे पाउडर नुमा हो जाती है, जब आप उस पाउडर नुमा जो चीनी है उसको खाओगे, वो आपको और ज़्यादा मीठी लगेगी, तुलनात्मक रूप से जो हमारी दानेदार जो चीनी होती है उससे वो कई गुना ज़्यादा मीठी लगेगी। इसी को क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। ऐसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसमें देखते हैं हम, अगर मान लीजिए चीनी का एक दाना इतना बड़ा है, मान लीजिए, ठीक है ना, चीनी का एक दाना इतना बड़ा है, अब ये एक दाना केवल अभी इतना बड़ा है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम पीसेंगे, तो ये पहले तो केवल कितनी जगह गिरा था, केवल ये पहले जो जगह गिरा था ये केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह गिरा था, ठीक है ना, इतनी जगह ये अपने अंडर ले रहा था। लेकिन जैसे हम इसको पीसेंगे तो इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अब ये क्या होगा, जैसे हम इसको पीसेंगे और एक लेयर बनाएंगे तो इसका जो फैलाव है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने इतने क्षेत्रफल में फैल जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या कर रहा था, ये केवल इतने क्षेत्रफल में फैला था, लेकिन अब क्या होगा, जैसे इसको हम पीस देंगे, पीसने के बाद में क्या हो जाएगा, इसके छोटे छोटे बिल्कुल पार्टिकल हो जाएंगे, और उन पार्टिकल को हम जमीन के समानांतर ऐसे लेयर में बिछाएंगे, तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब किसी कण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, उस क्रिया को कहा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ये हमें याद रखना। अब इस नैनो टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, अब ये जो पहले का जो पार्टिकल था ये एक कण था, ठीक है ना, चीनी का एक कण था बड़ा वाला। अब इस बड़े वाले कण में क्या हुआ, इसके जो पहले इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग थे, और इसके भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी कि ये पहले भौतिक रूप से बात करें ठोस अवस्था में था, अब ये किस रूप में, पाउडर फॉर्म में आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से इसमें क्या होगा, भौतिक रूप में इसका भौतिक रूप अलग था और इसका भौतिक स्वरूप अलग हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम जैसे पानी में घोलेंगे तो पानी में घोलते ही ये बिल्कुल ही अदृश्य हो जाएगा, इसको हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तुलनात्मक रूप से इसको घुलने में समय ज्यादा लगेगा और इसको पानी में घुलने में समय थोड़ा, इसमें तो समय कम लगेगा और इसमें समय ज्यादा लगेगा। इस पूरी क्रिया को क्या कहा जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी कि ऐसी टेक्निक जिसके अंदर क्या किया जाता है, बड़े अणु को तोड़कर छोटे अणु में बदला जाता है, उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इस ये नैनो टेक्नोलॉजी का कौन सा टाइप हो जाएगा, तो ये जगह टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा, जिसमें बड़े अणु को तोड़कर छोटे अणु में बदला जाता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया चीनी का होगा, इसी प्रकार आप समझ सकते हो गेहूं का हो जाएगा। गेहूं को क्या किया जाता है, मशीन के अंदर पीसा जाता है। जैसे मान लीजिए आप 20 किलो गेहूं लेके जा रहे हो चक्की में पिसाने के लिए, उसका अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल देखोगे तो जो गेहूं है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। जैसे आप चक्की में आटा पिसाओगे और आटा पिसाने के बाद में उसको एक लेयर बनाओगे, जमीन के पैरेलल समानांतर एक लेयर बनाओगे, तो तुलनात्मक रूप से गेहूं की तुलना में जो आटे की जो लेयर बनेगी वो कहीं ज़्यादा बनेगी और वो इफेक्टिवनेस भी बहुत ही ज़्यादा होगा उसके अंदर। यानी कि उसके अंदर कार्य करने की जो दक्षता होगी वो गेहूं की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसी टेक्निक को क्या कहा जाता है, उसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है क्या, बॉटम अप अप्रोच हो जाता है, ठीक है। अब इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, तो इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो छोटे छोटे बिखरे कण जो होते हैं, इसके अंदर क्या किया जाता है, तो जो बिखरे हुए जो कण होते हैं इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। उस टेक्निक को क्या कहते हैं, हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। जैसे आपने उदाहरण के रूप में सुना होगा, उदाहरण के रूप में हम बात करें तो आपने जेल का नाम सुना होगा, सोल जेल सिद्धांत सुना होगा। सोल, जब आपने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा तब सोल जेल सिद्धांत सुना होगा। सोल जेल सिद्धांत, इस सोल जेल सिद्धांत में क्या होता है, तो जो छोटे छोटे जो बारीक बारीक बिल्कुल कण होते हैं वो जेल के रूप में आपस में चिपक जाते हैं और उनकी जैसे जैसे पहले वो अलग थे, लेकिन अब जैसे उनका एक ग्रुप बन जाता है, उनकी कार्य करने की जो दक्षता होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी जो प्रभावशीलता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। ये हमें याद रखना, इसका उदाहरण याद रखना आप, सोल जेल, ये हमें याद रखना। और इसके अंदर हो जाएगा कोई भी आप ऐसा पार्टिकल, जैसे हम बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन पत्थर को, पहला जो पत्थर होता है वो बड़ा होता है और उसकी जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। जैसे उसको मशीन में पीस दिया जाता है और व्हाइट सीमेंट बनाए जाते हैं उसके पत्थर को पीस के, तो जो व्हाइट सीमेंट होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा होता है और उसकी काम कार्य जो दक्षता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और ये मैंने बता दिया, इसको क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं इस टेक्निक को, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे नैनो टेक्नोलॉजी की दो टेक्निक होती है, कौन कौन सी, टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। ये हमें याद रखना है, दोनों की डेफिनेशन हमें याद रखना और एक एक एग्जांपल याद रखना, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर छोटी छोटी जो टेक्निक आती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं
जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है, सिलेबस के अंदर हमें नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 4 नैनो टर्म पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है हमको नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टिसाइड, नैनो सेंसर क्या होता है और नैनो एक हो जाएगा पार्टिकल। इनके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नैनो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हाल ही में अभी इफको के द्वारा एक नैनो फर्टिलाइजर जो नैनो यूरिया के नाम से हम जानते हैं वो बनाया है, तो हो सकता है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाए। तो हम सबसे पहले नैनो फर्टिलाइजर के बारे में देखेंगे, या फिर हम कॉमन कैरेक्टर देखते हैं जहाँ कहीं पे भी आपको नैनो टर्म दिखाई दे उन सभी के कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। यानी कि अगर यदि आपको दे दिया जाए नैनो पेस्टिसाइड, नैनो वीडिसाइड, नैनो फंगिसाइड या फिर नैनो फर्टिलाइजर, इन सभी के कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे तो हम उनको लिख सकते हैं और इनका हम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उनकी कार्य दक्षता क्या होती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर नैनो के कैरेक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नैनो के गुण, नैनो के गुणधर्म, ठीक है ना। या फिर अलग अलग ही देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, इसको अलग अलग ही देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा पहला आ जाएगा इसके अंदर नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? नैनो फर्टिलाइजर, ठीक है ना, नैनो फर्टिलाइजर। अब इसमें नैनो फर्टिलाइजर की बात करें तो हम इसको नैनो फर्टिलाइजर को किस रूप में पढ़ेंगे, इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे और वो एग्जांपल हो जाएगा किसके रूप में देखेंगे हम? नैनो यूरिया। किसके सापेक्ष देखेंगे? नैनो यूरिया के सापेक्ष देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम नैनो यूरिया के सापेक्ष में देखेंगे तो हमारा नैनो यूरिया भी कंप्लीट हो जाएगा और जो ये जो हमारा नैनो फर्टिलाइजर है इसके हमें इफिशियंसी यानी इसकी कार्यदक्षता के बारे में भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं नैनो यूरिया या नैनो फर्टिलाइजर के बारे में। नैनो फर्टिलाइजर की हम बात करें तो इसके सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा वही हो जाएगी जो हमने नैनो टेक्नोलॉजी की परिभाषा से देखी थी। इसमें क्या किया जाता है? नैनो यानी कि जो यूरिया के जो सूक्ष्म कण होते हैं उन सूक्ष्म कणों के अंदर क्या किया जाता है, जो हमें फर्टिलाइजर देना है वो कोई सा भी फर्टिलाइजर देना है, जैसे हमें यूरिया देना है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट देना है, तो हम जो भी फर्टिलाइजर बना रहे हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसके अंदर पार्टिकल के अंदर हम क्या करते हैं पार्टिकल के अंदर हम टेक्नोलॉजी की सहायता से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट देना है उसकी कंसंट्रेट बढ़ा देते हैं और उसी टेक्निक को क्या नाम देते हैं? हम नैनो टेक्नोलॉजी नाम देते हैं। और अगर हम फर्टिलाइजर के अंदर उसको अप्लाई करें तो उसको हम नाम देंगे नैनो फर्टिलाइजर। अगर वही टेक्निक अगर हम पेस्टिसाइड के अंदर अपना रहे हैं तो उस टेक्निक को हम नैनो पेस्टिसाइड नाम देंगे, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर के अंदर क्या किया जाता है? न्यूट्रिएंट हम फर्टिलाइजर के अंदर अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट आते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है? न्यूट्रिएंट की सांद्रता बढ़ा दी जाती है टेक्नोलॉजी की सहायता से और उनका उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? नैनो फर्टिलाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैनो फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब इसका हम गुण देखते हैं। इसके सबसे पहले हम नैनो फर्टिलाइजर के गुण की बात करें, गुण की बात करें तो सबसे पहले हम गुण की बात करें तो या इसका कार्य की बात करें, इसके अंदर कार्य की बात करें जो हमारा नैनो फर्टिलाइजर जो होता है इसकी बात करें सबसे पहले हो जाएगा इसकी जो न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी जो होती है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम नैनो यूरिया का प्रयोग करेंगे तो नैनो फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो भी हम इसको फर्टिलाइजर जो कोई भी देंगे उसकी क्या होगी? न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। यानी तुलनात्मक रूप से यदि हम मान लीजिए यूरिया की बात करें तो यूरिया हम कितना देते हैं? जब हम 100 किलोग्राम यूरिया देते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अब इस 46 किलोग्राम में से ही जो फसलें होती है वो कितना अवशोषित कर पाती है? केवल और केवल 30 से लेकर 40% ही इसको उपयोग कर पाती है। यानी कि हम कह सकते हैं मान लीजिए अगर कोई फसल 30 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन का उपयोग कर रही है तो ये क्या करिए? शेष बची हुई कितनी हो जाएगी? 16 जो किलोग्राम जो हमारी नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या कर रही है? खुले एनवायरनमेंट में ऐसे घूम रही है, या फिर हम कह सकते हैं इसका क्या हो रहा है? निक्षालन हो रहा है, जो पानी के माध्यम से जमीन के अंदर जा रही है या फिर बहते वर्षा के पानी के साथ में बहकर ये हमारे जलाशयों के अंदर जा रही है और जलाशयों में जाने के बाद में वहाँ पर ये क्या कर रही है? यूट्रिफिकेशन जैसी प्रोसेस को फॉलो कर रही है, यानी यूट्रिफिकेशन को बढ़ावा दे रही है। और उससे क्या होता है? तो हमारा जो भी पर्यावरणीय जीव जंतु होते हैं उनको नुकसान होता है, साथ ही साथ में हमारे मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और जो हमारी जो सोइल होती है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, ठीक है ना। और इसका अगर हम वाइस वर्षा देखें, उल्टा देखें तो जो नैनो यूरिया होती है, जो नैनो यूरिया की बात करें, नैनो यूरिया के अंदर कितना परसेंट पाया जाता है? 4% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या कितना परसेंट पाया जाता है? 4% पाया जाता है। और इसका जब हम फसलों के ऊपर उपयोग करते हैं, इसका तो हम यूज़ किस रूप में करते हैं? हम या तो हम ब्रॉडकास्टिंग के रूप में करते हैं या फिर बेसल डोज के रूप में करते हैं हम यूरिया का उपयोग। लेकिन नैनो यूरिया का प्रयोग हम किस में करते हैं? लिक्विड के साथ में, यानी पानी के अंदर उसको मिलाकर या पानी छिड़काव के रूप में करते हैं, या फिर हम जब उसको पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, सिंचाई के जल के साथ में उसको हम नाली के माध्यम से एक एक क्यारी के अंदर उसको पहुंचाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है ना, नैनो फर्टिलाइजर को। तो उसकी जो किफ़ायती होती है वो ज़्यादा होती है और इसमें केवल कितना पाया जाता है? 4% पाया जाता है। तो इसका लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और इसका जो यूटिलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में इसका जो यूटिलाइजेशन नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो पहले क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये इसका यूज हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा इसका हम बात करें जो इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या है? कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके अंदर। इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं? इको फ्रेंडली। ये क्या हो जाएगा? हमारे इको फ्रेंडली होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं जो हम नैनो फर्टिलाइजर तैयार करेंगे, नैनो फर्टिलाइजर किस प्रकार के होंगे? ये इको फ्रेंडली होंगे, किसी भी प्रकार को किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नंबर फोर्थ बात करें, नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर पर
पर हेक्टेयर हाई यील्ड होगी, कि इससे क्या होगा, हमें पर हेक्टेयर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, ये हमें याद रखना है। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 5 हो जाएगा प्लांट ग्रोथ क्या होगी, अधिक होगी, प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये हमें याद रखना है, क्योंकि इसकी जो नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा क्या होगा, प्लांट की वृद्धि अच्छी होगी, यानी कि जो पौधा है उसकी वृद्धि ज़्यादा होगी। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 हो जाएगा इसके अंदर कॉस्ट, इसकी लागत भी क्या होगी, कम होगी, कॉस्ट कम होगी, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इसको परिवहन की जो सुविधा होगी वो क्या होगी, उतनी कम होगी, यानी कि जितना ज़्यादा कॉस्टली होगा उतना, जितना कम कॉस्टली होगा उतना ही कम हमारे क्या होगा, उतना ही ट्रांसपोर्ट का खर्चा उतना ही कम आएगा। इसका अतिरिक्त बात करें इसको यूटिलाइजेशन यानी कि इसका यूज़ करना ईजी, ठीक है ना, यानी कि इसका जो हम उपयोग करते हैं वो इसका उपयोग कोई भी कर सकता है, इसका उपयोग हम ड्रोन के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं, और इसका तरीका हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप भी हम पानी के साथ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके कई सारे बेनिफिट मिल जाते हैं कि इसके नैनो फर्टिलाइजर का, ये हमें याद रखना है। तो पहला तो क्या जाएगा, इसका जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी वो हाई होती है, कोई इको फ्रेंडली होता है, वो पर हेक्टेयर हाई यील्ड प्राप्त होती है हमको, प्लांट ग्रोथ अच्छी होता है, और कॉस्टली कम होते हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम आता है, और ये इनका उपयोग करना आसान होता है, और साथ ही साथ में इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही कम होने की वजह से क्या होता है, इनको जहाँ हम स्टोर करते हैं वो उनका स्टोर भी हम आसानी से कर सकते हैं। पहला हम क्या करते थे, जब इनका फर्टिलाइजर का हम जो बोरा आते हैं उनको परचेज करते थे तो उनके रखने के लिए हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इनको हम केवल एक जो हमारा ताक होता है उसके अंदर इसको हम आसानी से रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं, ये हमें याद रखना। कार्य किस प्रकार से करता है वो मैंने कहाँ पर कर सकते हैं, तो वो मैंने बता दिया आपको, किसका, नैनो फर्टिलाइजर, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम यूरिया के बारे में 4-5 बातें हमको पता होनी चाहिए, कब लॉन्च हुआ था ये और किसके द्वारा बनाया गया था, ये हम देख लेते हैं। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम नैनो यूरिया के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इसमें अगला आ जाएगा हमारे, इसी में आ जाएगा क्या, नैनो यूरिया। क्या जाएगा, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया की बात करें तो सबसे पहले इसको, नैनो यूरिया को किसने बनाया था, किसके द्वारा इसको विकसित किया गया था, उन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया, ठीक है ना, किसके द्वारा इसको विकसित किया गया था, तो इसको विकसित किया गया था इफ्को के द्वारा, ठीक है ना, इफ्को के द्वारा इसको विकसित किया गया था। और नैनो यूरिया को सबसे पहले इफ्को के द्वारा विकसित किया गया था, और कब विकसित किया गया था, 2022 के अंदर इसको विकसित किया गया था, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करें इसका, नैनो यूरिया का फर्स्ट प्लांट कहाँ पर स्थित है, प्रथम प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो प्रथम प्लांट हो जाएगा वो हो जाएगा कलोल, गुजरात। कहाँ पर स्थित है, कलोल, गुजरात में इसका प्रथम प्लांट स्थित है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ पर हो जाएगा, प्रथम प्लांट कलोल, गुजरात के अंदर है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। पीएम मोदी के द्वारा कब किया गया, 2022 में किया गया था, ये हमें याद रखना है। मई 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि ये कलोल के अंदर ये ऑपरेशनल हो चुका है। और इसकी जो प्रतिदिन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1.5 लाख पर डे बोतल का निर्माण करने की इसकी कैपेसिटी, यानी कि ये एक दिन में क्या करेगा, 1.5 लाख नाइट्रोजन की जो लिक्विड फॉर्म में जो यूरिया आता है उसकी ये उत्पादन करने की कैपेसिटी है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, नाइट्रोजन परसेंट की बात करें तो इसके अंदर कितना परसेंट पाया जाता है, 4% पाया जाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर हम इसका उपयोग करेंगे, नैनो यूरिया का उपयोग अगर हम फसलों के ऊपर करेंगे तो हमें कितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है, तो इससे 30 से लेकर 50% प्रोडक्शन या उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, उत्पादन बढ़ने की चांस है या उम्मीद है, ठीक है ना। 50%, 30 से लेकर 50% उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, ये हमें याद रखना है। नंबर अगला बात करें, अगला हो जाएगा इसके अंदर, अगर हम नैनो यूरिया का उपयोग करने लग जाएं तो ये रिप्लेस कर देगा कितना, जो हम बोरे के रूप में जो यूरिया का उपयोग करते हैं उनमें कितने कमी ला देगा, तो ये लगभग 50% क्या करेगा, 50% क्या कर देगा, कमी ला देगा। किस में कमी ला देगा, तो ये ला देगा हमारे ये जो हम दानेदार जो यूरिया का उपयोग करते हैं, दानेदार यूरिया के उपयोग में कमी, दानेदार यूरिया में कमी ला देगा। यानी कि हम दानेदार यूरिया का जितना ज़्यादा उपयोग करते हैं, अगर हम सही मात्रा में इसका उपयोग करने लग जाएंगे तो ये क्या करेगा, 50% तक कमी यानी गिरावट ला सकता है किसमें, दानेदार यूरिया के अंदर, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। तो ये 5-6 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। और नैनो यूरिया की क्या क्या विशेषताएं होती है वो मैंने बता दिया। पहला, इसके एक्टिविटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ये फसलों में ज़्यादा किफ़ायती होता है। दूसरा, इसके बात करें तो इसका जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये अपना प्रभाव भी क्या दिखाता है, ज़्यादा दिखाता है। और इसका उपयोग जो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, नैनो यूरिया होता है जिसका उपयोग हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, पनीर छिड़काव के रूप में कर सकते हैं, बीजोपचार के रूप में कर सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी के अंदर दे सकते हैं, फर्टिगेशन के साथ में कर सकते हैं, यानी कि सिंचाई और इन दोनों को सिंचाई जो करते हैं हम उसके साथ में इसको मिलाकर दे सकते हैं, या फिर बीजोपचार किसी भी रूप में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये इसके बारे में ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा नैनो यूरिया कंप्लीट होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम इसके अंदर चर्चा करते हैं नैनो पेस्टिसाइड के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में? नैनो पेस्टिसाइड के बारे में हम चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला हो जाएगा हमारे क्या, नैनो पेस्टिसाइड। नैनो पेस्टिसाइड, ठीक है ना। नैनो पेस्टिसाइड के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नैनो का अर्थ वो का वो हो जाएगा और पेस्टिसाइड का अर्थ क्या होता है, पीड़कनाशी, ठीक है। पीड़कनाशी यानी कि हम कह सकते हैं कीटों के इनके लिए हम इनको मारने के लिए जिनका उपयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाता है, पेस्टिसाइड कहलाता है। ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके अंदर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले हमें कि ये जो पेस्टिसाइड है या फिर हम नैनो पेस्टिसाइड जो होते हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि इससे पहले जो हम पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे थे और वर्तमान में जो उपयोग कर रहे हैं, ये इसका आगे आने वाले समय में हम किनका उपयोग करेंगे, नैनो पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे। तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी हमें नैनो पेस्टिसाइड का उपयोग करने के लिए, तो इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना। आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहला इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, जब हम इनका उपयोग करते हैं पेस्टिसाइड का तो ये क्या करते हैं, अपना हानिकारक इफेक्ट ज़्यादा छोड़ते हैं, यानी कि हानिकारक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो पहला तो क्या हो जाएगा, इनका उपयोग करने पर क्या होता है, प्रयोग से हानि ज़्यादा, ठीक ना। प्रयोग से क्या होती है, हानि ज़्यादा होती है। यानी कि मान लीजिए हम किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए हमने जो हमारा दीमक है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जितने रिकमेंडेड जो डोज होती है, यानी कि जो उसके कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित जितनी मात्रा होती है उतनी डालते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उससे कहीं ज़्यादा 2 गुना 1.5 गुना डोज हम जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा हम डोज डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, पहला तो जो इंसेक्ट होता है एक बार तो इंसेक्ट मर जाता है, लेकिन उसके बाद में जो उसके अवशेष बच जाते हैं वो अवशेष एक तो हमारे फसल के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमें हानि पहुंच जाती है। दूसरा क्या होता है, वो प्लांट के अंदर उसके अंदर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रतिरोध उत्पन्न कर देते हैं कीट के अंदर भी, और वो आने वाले समय में 4-5 वर्षों के बाद वो कीट उस कीटनाशी से या फिर हम कह सकते हैं जो हम पीड़कनाशी इनका उपयोग करते हैं उनसे वो नहीं मर पाते, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रयोग से हानि। नंबर सेकंड बात करें, नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, नंबर सेकंड हो जाएगा प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिरोध, क्या हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जिसके खिलाफ हम उपयोग कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इसकी वजह से हमें नैनो पेस्टिसाइड का जरूरत पड़ी। नंबर थर्ड बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा, ये क्या करते हैं, मृदा में हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं, हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। हानिकारक मृदा के अंदर जैसे प्रभाव छोड़ेंगे तो उससे क्या होंगे, मृदा के अंदर मौजूद जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मृदा के अंदर जो मौजूद जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो लाभदायक जो जीव होते हैं, जिसमें हमारे जीवाणु आ जाते हैं, हमारे कवक आ जाते हैं, हमारे केंचुए आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, उनके ऊपर ये जैसे मृदा में हानिकारक प्रभाव डालते हैं तो मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होने लगती है, और वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए फसलों के जो अवशेष होते हैं, सड़े गले जो पदार्थ जो अवशेष रह जाते हैं उनको खाकर कार्बनिक खाद हमें प्रोवाइड करवाते हैं और मृदा को उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो ये प्रभाव उसको हानिकारक पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, जो मृदा की जो उर्वरता क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, सोइल जो फर्टिलिटी जो रेट होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। और कई सारे प्रमुख कारण हैं। ये इसके अतिरिक्त हम बात करें, जितना अगर ज़्यादा हम इनका उपयोग करेंगे तो ये वर्षा का पानी के साथ में बहकर जलाशय में चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी जाकर ये मछलियों को इनको नुकसान पहुँचाएंगे, और धीरे धीरे सोइल के अंदर मृदा का हमारे जो वाटर होता है पानी के अंदर, इनके क्या होता है, धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेट बढ़ती जाती है। जैसे आपने DDT का नाम सुना होगा, वो हमारे प्रदूषक के रूप में बाहर निकल कर आया। तो ये इसी कारण से पीड़कनाशियों का क्या हुआ, धीरे धीरे इनका प्रभावशीलता ज़्यादा होने लगी थी और इनका हानि ज़्यादा होने लगी थी। इसी कारण से हमने क्या किया, इनको धीरे धीरे हम रिप्लेस करने लगे थे, किसके रूप में, नैनो पेस्टिसाइड के रूप में। और आपने सुना होगा डाइक्लोफेन का हम यूज़ करते थे मच्छरों को इनको मारने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, जो गिद्ध होते हैं वो जो डाइक्लोफेन का जितना ज़्यादा हमने उपयोग किया उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमें उसके ऊपर दिखाई दिया, गिद्ध के ऊपर दिखाई देने लगा, और धीरे धीरे गिद्ध की संख्या बहुत ही कम हो गई। और ये जो सबसे पहले हमें दिखाई दिया था डाइक्लोफेन की वजह से जो गिद्ध होते हैं उनकी संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है, ये हमें सबसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर पता चला था। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसके कई सारे पॉइंट हैं जो आपको इसके अंदर मेंशन करने हैं। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं इसके फंक्शन क्या होंगे या इसके गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। गुण की बात करें, जो नैनो पेस्टिसाइड जो गुण जो होते हैं, इसके पहला प्रॉपर्टीज की बात करें या इसका गुण क्या होता है, तो पहला जो हमने इससे पहले देखा था, ये क्या करेंगे, कम इनकी मात्रा, अगर हम कम मात्रा में उपयोग करेंगे तो भी हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, कम उपयोग में भी इनका क्या हो जाएगा, ज़्यादा फायदा। हमें क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम इनका कम उपयोग करेंगे तो फिर भी हमें क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा। नंबर सेकंड बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा, ये इनका क्या होता है, कॉस्टली इतने नहीं होते, यानी कि इनकी लागत कम आती है। लागत कम आती है तो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन में कमी आती है। और हम कह सकते हैं ये क्या होता है, परिवहन के अंदर जो हम इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं उनमें धीरे धीरे निरंतर कमी आती रहती है, और हमारे अतिरिक्त हमें हमारे पैसों की बचत हो जाती है, ठीक है ना। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर स्टोर करने में आसानी, यानी कि भंडारण करने में आसान रहते हैं। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा इनका जो हम उपयोग करते हैं, तो उपयोग से क्या होता है, मृदा में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ते, कोई हानिकारक प्रभाव
नहीं छोड़ते, यानी कि हम कह सकते हैं किस प्रकार के होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। ये क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। जितने भी हम पढ़ेंगे नैनो पेस्टिसाइड, नैनो फर्टिलाइजर, नैनो ये होते हैं हमारे नैनो पेस्टिसाइड, नैनो फंगिसाइड, नैनो वीडिसाइड, ये जितने भी होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। इनका अगर हम कम डोज में कम मात्रा कम उपयोग करते हैं तो भी ये ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाते हैं, कॉस्टली कम होते हैं, स्टोर करने में आसानी रहते हैं। ये सभी का कॉमन कैरेक्टर है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा जो नैनो पेस्टिसाइड टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे इसके अलावा जो बच गए हमारे, एक तो नैनो सेंसर टॉपिक बाकी है और एक हो जाएगा नैनो पार्टिकल। इन दोनों के बारे में हम अलग सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।